हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जिसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, लेखन से आप क्या समझते हैं? जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कहते हैं। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है। प्रथम वर्तनी व द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना लिखित अभिव्यक्ति के लिए चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। लेखन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान ले बॉर्न ने स्पष्ट किया है कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। गांधी जी ने लेखन के अर्थ को निम्न शब्दों में वर्णित किया है: मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साहयुक्त एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। अब देख लेते हैं पत्र लेखन की उपयोगिता, यानी पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम या नहीं के बराबर कर दिया है। फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली एवं व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। महत्व: लेखक जेम्स हॉल ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। पत्र 6 प्रकार के होते हैं: पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र और सरकारी कार्यालयों के पत्र हो जाते हैं। लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। लेखन की विधियां: मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा, अनुकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, पेस्टोलॉजी का रचनात्मक प्रणाली और जैकोटॉट विधि हो जाती हैं। लेखन शिक्षण की मॉन्टेसरी विधि तथा चित्र विधि का वर्णन कीजिए। मॉन्टेसरी विधि: इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। चित्र विधि: अब चित्र विधि देख लेते हैं। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। यथा सा, मा, ता, गा, ना वर्ण से सवार, मछली, तख्ती, गधा, नल के चित्र बनाकर सिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्णों को लिखना सीख जाते हैं। व्यंजन की परिभाषा देते हुए उनके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के नाम लिखिए। व्यंजन की परिभाषा ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वर तंत्री या मुख मार्ग से कहीं पूर्णता रोकी जाती है या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटाते हुए जिह्वा के एक या दोनों
ओर से निकलती है या स्वर तंत्री से ऊपर वाले किसी वाक अव्यय में कंपन पैदा करती है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थान, प्रयत्न। उच्चारण स्थान, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी न किसी मुख अव्यय से टकराती है। उस अव्यय को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। कंठ, गले से का, खा, गा, घा, अड़ा। तालव्य, तालु से चा, छा, जा, झा, या और ये या और शा हो जाता है। मूर्धन्य, तालु के मूर्धा भाग से टा, ठा। देखिए जब आप बोले तो जबान आपकी कहाँ पे टकराती, देखिए टा, ठा, आप बोल के देखें तो यानी मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से, है ना। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा और पिछड़ी शा हो जाता है। उसके बाद दंत, दांतों के मूल से ता, था, दा, धा। तो जब आप ता, था, दा, धा बोलेंगे तो देखिए दांतों से जबान आपकी टकराती है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, दंत, दांतों के मूल से। और ये वत्स्य यानी दंत मूल से ना, सा, जा, रा, ला और ओष्ठ दोनों होठों से पा, फा, बा, भा। यानी जब आप बोले तो दोनों होठें आपस में टकराती हैं। पा, फा, बा, भा। आप बोल के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के दांतों से, स्वर तंत्र से हा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय बताइए। वर्तनी की अशुद्धियां सुधारने के उपाय। कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें, अशुद्ध शब्दों को अनेक बार लिखवाकर अभ्यास कराना, समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझाना, श्याम पढ़ लिखकर सुधार करना, श्रुत लेख लिखवाना, ये हो जाते हैं। लेखन के अंतर्गत किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो लेखन की अशुद्धियां यानी दोष। हालांकि देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इस लिपि में त्रुटियां भी उत्पन्न हो गई हैं। आज विद्यार्थी लिखते समय अनेक प्रकार की अशुद्धियों को करते हैं। लेखन संबंधी दोषों का विवरण अग्र प्रकार है। रेफ या रकार संबंधी दोष। प्रायः विद्यार्थी को रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता है, जिससे वे लिखते समय त्रुटियां करते हैं। भाषा शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि रेफ या रकार संबंधी मात्राओं का समुचित ज्ञान दें और इन मात्राओं के अंतर को स्पष्ट करें। समुचित ज्ञान न होने के कारण विद्यार्थी कर्म को कर्म लिखता है, कृपा को कृपा लिखता है तथा अग्रज को अग्रज लिखता है, यानी कि यहाँ पे इस तरह की गलतियां कर देते हैं बच्चे, है ना। शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। शिरोरेखा का सही प्रयोग न होने के कारण छात्र प्रायः घा और धा को घा तथा भा को माँ और माँ को भा लिख बैठते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ होता है। यथा घर को धर, भारत माता को मारत माता, माला को भाला, घबराना और घबराना, धरती को घरती, भाषण को माषण आदि लिख बैठते हैं। क्योंकि ये देखिए एक ही जैसे अब ये भा है यहाँ पे इस तरह से और ये इस तरह से जब शिरोरेखा खींचेंगे तो ये ऐसे, तो ये माँ हो जाता है, और जबकि यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाई जाती है ना। तो इस तरह से गलतियां बच्चे कर देते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष। देवनागरी लिपि में लिखते समय प्राय अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या है। जबकि अनुस्वार क्या होता है तो एक बिंदु होता है और अनुनासिक क्या होता है तो चंद्र बिंदु, लेकिन इसमें फर्क ही नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को समुचित जानकारी नहीं दे पाता, वह अनुस्वार तथा अनुनासिक के भेद को समझ नहीं पाता। वर्णमाला सिखाते समय भी वे ज्ञा को कोई महत्व नहीं देते। विद्यार्थी भी इन्हें महत्वहीन समझकर इनकी अवहेलना करते रहते हैं। वे अक्सर अनुस्वार का स्थान बदल देते हैं, कहीं तो वे अनुस्वार लगाते ही नहीं हैं। अनुनासिक वह स्वर होता है जिसका उच्चारण मुख नासिका दोनों से उत्पन्न होता है, यानी दोनों जैसे मुख से और नासिका से उत्पन्न होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है
चंद्र बिंदु, देखिए ये आपका चंद्र बिंदु, ये क्या है, अनुनासिक हो जाता है। और अनुस्वार क्या हो जाता है, अभी हमने आपको बताया कि ये एक बिंदु हो जाता है। जैसे अंत लिखना होता है तो ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं ना, और जैसे चांद लिखना होता है तो ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो यानी ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार हो जाता है। और विद्यार्थी प्राय गंगा को गगा, संत को सत, मंत्र को मंत्र आदि लिखते हैं। इसी प्रकार आंख को आंख यानी चंद्र बिंदु ना लगाकर सिर्फ एक बिंदु लगा देते हैं इस तरह से आंख, जबकि ये गलत होता है। और आंख लिखा कैसे जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ना। और चांद को चांद, अब जैसे चांद लिखना है तो चांद तो इस तरह से लिखा जाएगा, जबकि बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, तो ये भी गलत माना जाएगा। ये मतलब क्यों गलतियां होती हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे इसी प्रकार विद्यार्थियों द्वारा अहिंसा को अहिंसा, अंक को अंक, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अंक ऐसे लिख देते हैं। झंडा को झंडा को ऐसे लिखना चाहिए, और लिखते कैसे हैं, ऐसे बहुत लोग लिख देते हैं, है ना। यह सामान्य सी बात है। मात्रा संबंधी अशुद्धियां, प्राय छोटे बच्चों को मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता है, वे ह्रस्व तथा दीर्घ मात्राओं के अंतर को नहीं समझ पाते। कहीं तो वे ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा लगा देते हैं, यानी कहीं पे छोटी ई की मात्रा लगानी है तो वो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, कहीं पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, कहीं पे छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाता है। वर्णों का लोप, वर्णों का अनावश्यक लोप करने से लेखन में अनेक अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। द्वंद्व तथा द्वंद्व, अध्ययन को अध्ययन, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य, स्वावलंबन को स्वावलंबन, उद्देश्य को उद्देश्य लिखना सामान्य सी बात है। इसी प्रकार कुछ बच्चे शब्दों में अनावश्यक वर्ण जोड़ देते हैं, जिससे अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्नान को स्नान, यत्न को यतन, राजेंद्र को राजिंदर लिखा जाता है। कभी कभी बच्चे अज्ञानता के कारण वर्णों के स्थान का परिवर्तन भी कर देते हैं, यथा विशेष को विशेष, आदर्श को ऊपर मतलब दा के ऊपर रा, है ना। सुषमा को सुषमा लिखना सामान्य सी बात है। संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, लेखन में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। श को का और आपका वो शरीफे वाला शाह हो जाता है, त्रा को ता में और रा हो जाता है, जैसे इस तरह से त्रा, और जबकि लिखा ऐसे जाता है ना। ये भी सामान्य ही सी बात हो जाती है, लेकिन अशुद्धियां तो अशुद्धियां ही हैं। एक वचन से बहुवचन संबंधी अशुद्धियां, छोटे बच्चे अज्ञानता के कारण एक वचन का बहुवचन बनाते समय अशुद्धियां करते रहते हैं, यथा दवाई से दवाइयां, मिठाई से मिठाइयां बनाना, नारी से नारियां, लड़की से लड़कियां आदि अशुद्धियां बच्चों के लेखन में देखी जा सकती हैं। क्षत्रिय वाला छा को छा लिखना, ये भी अशुद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों से। कुछ बच्चे क्षत्रिय वाले छा को छा लिखकर अशुद्धियां करते हैं, यथा क्षमा को क्षमा यानी क्षमा को क्षमा, परीक्षा को परीक्षा, लक्ष्मण को लक्ष्मण, छेम को छेम, यानी इस वाले छा का यूज़ कर देते हैं जहाँ पे ये वाला छा लगना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अशुद्धियां हो जाती हैं। सा शा की अशुद्धियां, ये तो बहुत आम सी बात हो गई, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग कर ही देते हैं। प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रायः सा शा और पिछड़ी शा का ज्ञान कराते समय प्राचीन पद्धति का प्रयोग करते हैं, यथा सा से सड़क, शा से शलगम और शा से षटकोण, परंतु इन वर्णों के उच्चारण स्थान बताए जाएं और उच्चारण भेद को स्पष्ट किया जाए तो बच्चों से सा शा और शा की अशुद्धियां नहीं होंगी। क्योंकि कुछ लोग जहाँ पे शा लगने वाला होता है वहाँ पे सा बोलते हैं, और जहाँ पे सा बोलने वाला होता है वहाँ पे शा बोलते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये हम सही बोल रहे हैं या गलत, है ना। कुछ लोग तो जैसे आपको सपेरा बोलना तो कहेंगे शपेरा, है ना, और कहीं पे आपको जैसे शलजम बोलना है या ऐसा कुछ और वर्ड बोलना है तो सलजम बोल देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सी अशुद्धियां और ये आम तौर से देखी जाती हैं। फिर उसके बाद डा ओढ़ा ओढ़ा और ढा का शुद्ध प्रयोग, डलिया को डलिया, पड़ा को पड़ा, पढ़ना को पढ़ना, ढकना को ढकना आदि
प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यार्थी संधि, समास, लिंग, वचन तथा विभक्ति संबंधी त्रुटियां करते हैं। मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियां। कभी कभी विद्यार्थी मिश्रित व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन लिखते समय अनावश्यक अशुद्धियां करते हैं, यथा विद्यालय को विद्यालय लिखना, चिन्ह को चिन्ह लिखना, ब्रह्म को ब्रह्म लिखना सामान्य सी बात है। व और बाकी अशुद्धियां। कुछ बच्चे व और बा के अंतर को नहीं समझ पाते, जिससे वे विद्या को विद्या, बना को वना, बसंत को वसंत, वायु को वायु, वकील को वकील आदि लिखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां, इसको देख लेते हैं। भाषा शिक्षक छोटे बच्चों को अल्प प्राण तथा महाप्राण वर्णों के अंतर को स्पष्ट नहीं करते, जिससे बच्चे अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण और महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण का प्रयोग कर बैठते हैं। जैसे घड़ा को गड़ा लिखना, प्रभात को प्रभात लिखना, घर को घर लिखना, भास्कर को भास्कर आदि लिखते हैं। पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। तो पढ़ते समय विद्यार्थी की आंखें तथा शरीर के अन्य अंगों का संचालन, उनके बैठने या खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। आंखों से पुस्तक की दूरी 130 डिग्री का कोण बनाती हुई आंखों में से कम 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे? प्रारंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ करने संबंधी सावधानियों का वर्णन कीजिए और लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताएं। ये देखिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में भी आया है और 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों के कारण लिखित अभिव्यक्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाती है, तथा प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण को जाने और उनको दूर करने का समुचित प्रयास करे। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और विद्यार्थी को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। इसके साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तनी के बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। जो बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते, वे प्रायः शब्दों को शुद्ध नहीं अशुद्ध लिखते हैं। 12 खड़ी का अभ्यास। पहले मात्राओं का अशुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्रा लगाकर अभ्यास कराया जाता है, यथा चा में आ की मात्रा, चा में छोटी की मात्रा, चा में बड़ी की मात्रा, चा में छोटो ऊ की मात्रा, चा में बड़ ऊ की मात्रा, चा में ए की मात्रा, चा में आय की मात्रा और चा में ओ की मात्रा, चा में आओ की मात्रा और चा में अंग की बिंदी और चा में अंगाह की बिंदी। इस तरह से सभी लोगों ने इसको स्टार्टिंग में समझा है ना। इस अभ्यास को पुनः लागू किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी त्रुटियां नहीं करेंगे और मात्राओं का भी ठीक से प्रयोग करना सीख जाएंगे। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि जब ये पेज आता है, जैसे बुक में लिखा होता है जहाँ पे ये पेज आता है उसको छोड़ दिया जाता है और क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे भी, अब कुछ बच्चों को ये चीज़ देखा कि ये तो पढ़ा ही नहीं जाता है, लेकिन वही तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे, जब पाई मात्राओं का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसको तो आपको पढ़ना ही रहेगा। लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ बैठ गई है कि ये तो पढ़ा ही नहीं जाता, जैसे ही ये पेज आता है वो पलट के और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं व्याकरण का समुचित ज्ञान। विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान भी कराया जाना चाहिए, यथा एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन करना, संधि, समास, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति आदि की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की अशुद्धियां कम हो सकती हैं। कारण यह है कि अधिकांश बच्चे व्याकरण का समुचित ज्ञान न होने के कारण ही अशुद्धियां करते देखे गए हैं। लिपि का समुचित ज्ञान। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। साथ ही उसे मात्राओं का भी समुचित ज्ञान कराया जाए और उसकी अशुद्धियां कम होती जाएंगी। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चों को ह्रस्व ई मात्रा लगाने का पता नहीं होता है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ह्रस्व स्वर मात्रा व्यंजन से पहले लगती हैं और दीर्घ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती हैं। इसी प्रकार रेफ का प्रयोग भी उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। वाचन अभ्यास। कक्षा में छात्रों को सस्वर तथा मौन वाचन का अधिकाधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। वाचन के फलस्वरूप विद्यार्थी वाचन में वर्तनी के
शुद्ध रूप को देखते हैं और वाचन के शुद्ध रूप ही उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। वाचन का अभ्यास कराने से शुद्ध वर्तनी लिखना सीख जाते हैं। यदि फिर भी कोई बच्चा अशुद्धियां करता है तो भाषा शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों में शुद्ध वाचन करवाए तथा शुद्ध लिखने की प्रेरणा दे। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, शिक्षक का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराए। परीक्षा के लिए यह अभ्यास बड़ा उपयोगी है। इसके लिए अनुलेख, अनुलिपि, प्रतिलिपि आदि का सहारा लिया जा सकता है, परंतु तीव्र लिखने के कारण कुछ बच्चों का हस्तलेख दूषित हो जाता है। इस संबंध में भाषा शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। अनुलेख, अनुलिपि तथा प्रतिलिपि का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। शारीरिक उपचार, यदि अध्यापक को पता चले कि किसी छात्र में श्रवण अथवा नेत्र संबंधी कोई विकार है तो छात्र के माता पिता को इस दोष से अवगत कराना चाहिए ताकि वे उनका उपचार करा सकें। ऐसे बच्चों को किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाना नितांत आवश्यक है। इस कार्य के लिए शिक्षक माता पिता की सहायता भी कर सकता है। शब्द पुस्तिकाएं बनवाना, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने का एक प्रमुख उपाय ये है कि उन्हें शब्द पुस्तिकाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इन शब्द पुस्तिकाओं में छात्रों को उन शब्दों का संग्रह करना चाहिए जिनके उच्चारण में वे अशुद्धि करते हैं। यह प्रयोग लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि किसी बच्चे ने सुंदर पुस्तिकाएं बनाई हैं तो उन्हें अन्य बच्चों को भी दिखाई जा सकती हैं। अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान, अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे वह छात्रों के लेखन को शुद्ध करने के प्रयास में सफल हो सकेगा। यदि अध्यापक का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण होगा तो निश्चय ही बच्चे उसके संपर्क में रहेंगे और उनसे त्रुटियों के बारे में पूछ सकेंगे। विशेषकर अध्यापक को कमजोर बच्चे की तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। शब्दकोश के प्रयोग पर बल, शुद्ध अक्षर विन्यास के लिए छात्रों को शब्दकोश के प्रयोग की प्रेरणा दी जानी चाहिए। जो भी छात्र शब्दकोश का अधिकाधिक प्रयोग करता है उसका शब्द भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस संबंध में यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि भाषा शिक्षक को स्वयं शब्दकोश का प्रयोग करना आना चाहिए, तभी वह बच्चों को शब्दकोश का प्रयोग करने की शिक्षा दे सकता है। वर्ण का अर्थ बताएं, ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एवं वर्णमाला को परिभाषित कीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। इन ध्वनियों के विशेष चिन्ह होते हैं जो वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा में वाक्य होते हैं, वाक्यों में शब्द होते हैं, शब्दों में वर्ण होते हैं तथा वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा, वर्ण को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। इसे हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। वो छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब देखिए, आप ये छोटी से छोटी ध्वनि है, अब आप इसके क्या टुकड़े कर पाएंगे? इसके टुकड़े नहीं कर सकते, है ना? तो ये क्या है? तो ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसका समूह एक हो गया आ प्लस ज्ञा। आ प्लस ज्ञा का मतलब होता है आ से ज्ञा तक, है ना? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमको तो बताना ही रहेगा क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो चीज़ों को डिटेल में ही बताना रहेगा। आ प्लस ज्ञा यानी क्या है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसी को तो वर्णमाला कहते हैं ना। जो ये पूरा समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। मोती और फूलों से जैसे मोती की माला और फूलों की माला बनती है, ठीक वैसे ही वर्णों की माला अथवा पंक्ति रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी भाषा कुछ निश्चित ध्वनियों द्वारा बोली जाती है। इन ध्वनियों के कुछ निश्चित चिन्ह मान लिए गए हैं। इन चिन्हों के समूह को ही उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ और आयोग वह, ये आपके अंग और आह हो जाते हैं। ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्वर कौन होते हैं, तो स्वर ये आपके हो जाते हैं। आयोग वह कौन होते हैं, तो अंगा और आह हो जाते हैं।
फिर व्यंजन जो का वर्ण है तो का, खा, गा, घा, अड़ा है। चा वर्ण तो चा, छा, जा, झा, या, यानी जो वर्ग होगा उसका पहला अक्षर वही पूरी लाइन होगी। आप इस तरह से सिंपल भाषा में समझ लें। जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अड़ा, बहुत सिंपल। चा वर्ग है तो चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग है तो टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग है तो ता, था, दा, धाना। पा वर्ग है तो पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ 11 अलावा आप लोग जानते हैं 4 होते हैं अंतस्थ, और ऊष्म भी 4 होते हैं, यानी पिछड़ी शा और सा और हा आपका हो जाता है। द्विगुण व्यंजन तो ये ढा और ढा हो जाते हैं। और संयुक्त तो आप लोग अच्छे से जानते हैं और इस पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और भी वीडियोस में, लेकिन फिर भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे क्षत्रिय ला छा हो जाता है, त्रा हो जाता है, ज्ञा हो जाता है और श्रा हो जाता है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, अब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, तो आपको इतना तो अनुभव हो ही गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, चाहे वो अति लघुत्तरीय टाइप में हो, चाहे वो बहुविकल्पीय टाइप में हो, लेकिन आते जरूर है ना। अब जैसे ये अंतस्थ है तो अंतस्थ इसमें ये भी आते हैं, ये ऊष्म है ये भी आते हैं, मतलब इनको आना ही आना है। किस रूप में आएंगे, लेकिन जब आपको पता है तो किसी भी रूप में आ जाए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है तो जिसमें एक बिंदु होता है, और विसर्ग जो नीचे 2 बिंदु होते हैं, और अनुनासिक तो आप जानते हैं जो चंद्र बिंदु होता है। इन सब चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा। शब्द या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है, जबकि वाक्य भाव अथवा विचारों को पूर्ण अभिव्यक्त करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि सार्थक शब्द समूह के होते हुए भी उससे भाव अथवा विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसे सार्थक शब्द समूह को वाक्यांश कहा जाता है। यथा, यह हमारी काली गाय है, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में हमारी काली गाय एक वाक्यांश है। यहाँ वाक्य और वाक्यांश का अंतर स्वयं ही स्पष्ट हो रहा है। यह हमारी गाय है वाक्य पूरे भाव अथवा विचार की अभिव्यक्त कर रहा है, जबकि हमारी काली गाय में भाव तथा विचार की अंशमात्र अभिव्यक्त हो रही है, अतः यह वाक्यांश है। वाक्यांश की परिभाषा, जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है उसे वाक्यांश कहते हैं। संकेत वाचक वाक्य एवं आज्ञावाचक वाक्य को उदाहरण देकर समझाइए। संकेत वाचक वाक्य, जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा। इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है कि अगर बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी, यानी बारिश पर फसल निर्भर है। सूर्य अस्त होगा तो अंधकार, यानी सूरज जब छिपेगा तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये सूरज से संबंधित है ना, उसी से रिलेटेड है। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया में होना। अब जैसे सूरज निकलेगा तो उजाला हो जाएगा, तो उजाला किस पे डिपेंड है, सूरज पे डिपेंड है। तो इस तरह से आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, यानी एक लड़के का नाम बसंत है और उसको आज्ञा दे जा रही है। भाई शिक्षक है तो बच्चों को क्या आज्ञा ही देंगे ना, तो वो कह रहे हैं कि तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, आज्ञा दे या ऑर्डर दे, है ना, ऑर्डर ही तो देंगे। और अब आप बैठ सकते हो, अनुमति दे रहे हैं, ऑर्डर अनुमति दे रहे हैं ना कि अब आप बैठ सकते हो, तो शिक्षक बच्चों से यही तो कहेंगे, यानी कहेंगे आज्ञा ही तो देंगे, अनुमति देंगे। विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाएं। निषेधवाचक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं, विधानवाचक वाक्य यानी निषेधवाचक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। विधानवाचक एवं निषेधवाचक
वाक्य में क्या अंतर है, तो हम देख लेते हैं। विधान वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधान वाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, काम का करना। लता गीत गाती है, काम का होना। निषेधवाचक, निषेध नाम से ही पता चल रहा है, नहीं नेगेटिव, यानी नेगेटिव निषेधवाचक नेगेटिव हो जाता है, तो ये क्या है, निषेधवाचक। इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है, यानी वो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, काम का ना करना। लता गीत नहीं गाती है, यानी काम का ना करना। ऐसे कोई भी आप, वो नहीं खेल रहा है, वो नहीं गा रहा है, वो नहीं सो रहा है, वो नहीं जा रहा है, वो कुछ भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो यही एग्जाम्पल है वही आप लिखें, ठीक है ना। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। परिभाषा, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि हो जाते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी। तत्सम, तत्सम का अर्थ है उसके संस्कृत समान, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे माता, कवि, विद्या, मुनि, नदी आदि हो जाता है। तत्भव, तत्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, अग्नि से घोड़ा, घोटक, दूध, दुग्ध, दांत, दंत आदि हो जाते हैं। देशज, देशज वे शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं को हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा आदि ये क्या है, ये देशज हो जाते हैं। विदेशज या विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन आदि हो जाते हैं। ध्वनि से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो यहाँ पे ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है किन्हीं दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द। इसके साथ साथ विभिन्न पशु, पक्षियों तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को भी ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की परिभाषा लिखिए। एक विद्वान के अनुसार ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर देख लेते हैं। वे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगे वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये सामान्य 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। ये स्वर मूल स्वर के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा, और यहाँ पे आपका हो जाता है छोटा उ प्लस छोटा उ बड़ा उ। छोटा आ प्लस बड़ा आ या छोटा आ और या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई तो ए बनता है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा उ या बड़ा उ तो ओ बनता है। छोटी ई प्लस छोटी ई तो बड़ी ई बनता है। और छोटा आ और बड़ा आ प्लस ए तो आए बनता है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ तो आओ बनता है, ठीक है ना। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए स्वर के पीछे 3 संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम। यहाँ ओ प्लुत स्वर है, ठीक है, ओम में ओ प्लुत स्वर है। व्यंजन, व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। छोटा आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं, जैसे का, हलंत प्लस आ तो का, और खा प्लस आ खा व्यंजन व ध्वनि जिनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन स्वर
पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पष्ट करना पड़े उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, अर्थात का से मा तक स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है मध्य में। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। पिछरी शा, सा और हा। ध्वनि के आना या ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे स्पष्टता। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। यानी अगर स्पष्टता नहीं है, हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं और वो चीज़ क्लियर ना कर पाए, आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो आप कैसे समझेंगे, है ना। तो यही चीज़ हो जाती है स्पष्टता। सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो। अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होनी चाहिए, यानी बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो चीजें क्या अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेंगी। तो उसमें सार्थकता होनी चाहिए। शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल रूप है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता उब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात, बलाघात की आवश्यकता होती है। यानी हम एक ही तरह से बोलते चले जाएं और थोड़ा सा भी ऐसा ना करें कि जैसे कोई चीज कहाँ पे रुकना है तो उसको रुकना है, पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम, अल्प विराम कहीं पे हल्की सी सांस लेनी है तो लेनी। अब हम उसको एक स्पीड में बोलते चले जाएं, आपकी समझ में आए या ना आए, ठीक है, तो उस तरह से आप बोर हो जाएंगे। लेकिन चीज़ों को ऐसे समझाना चाहिए कि हाँ, अगर कहीं पे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलना है तो आप बोलें, अगर कहीं पे थोड़ी लो आवाज़ में बोलना है तो बोलें, कहीं पे सांस लेना है तो आप लें, कहीं पे पूर्ण विराम का मतलब ये होता है थोड़ा सा ठहरे फिर हम आगे बढ़े। तो इस तरह से चीज़ें सभी की समझ में अच्छे से आती हैं। तो यही होना चाहिए, यानी तरंगता होनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं आज के सीरीज का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण उपयोगी अव्यय श्वास नली का वर्णन कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं श्वास नली। यह वाग्मय फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है। नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुंचती है वो श्वास नली के मार्ग से ही पहुंचती है, इसी मार्ग से बाहर निकलती है। श्वास नली के द्वारा ही हम प्रतिक्षण श्वास लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में श्वास नली का अत्यधिक महत्व है। किसी भी प्रकार को सुनने से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुनने से संबंधित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनकर समान ध्वनियों में विभेदीकरण कर सकना, सुनकर शब्द के प्रसंगानुसार अर्थ को ग्रहण कर सकना, वाक्यों को सुनकर उसके अर्थ को समझ सकना, सुनी हुई लोकप्रियता कहानी को समझकर उसे अपनी भाषा में कह सकता है, कविताओं और चुटकुले आदि को सुनकर उनका आनंद ले सके, बलाघात, अनुतान, आरोह अवरोह आदि व्यक्त किए गए भावों को समझ सकना, सुनी हुई कहानी कविता के भावों को ग्रहण करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में होने वाले संवादों को अर्थ ग्रहण करते हुए भाव विचारों को सुनकर समझना। हिंदी में कितने स्वर हैं समझाइए। हिंदी में निम्नलिखित स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके कितने स्वर हो जाते हैं? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आपके 11 यानी 11 स्वर हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कीजिए।
यहाँ पे देख लेते हैं स्वर भेद के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। उच्चारण में एक मात्रा का समय, उच्चारण में दो मात्राओं का समय। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ आ दीर्घ स्वर हो जाते हैं। लुप्त स्वर दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जैसे ओम, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, जैसे ओडम। स्वर्ण कौशल क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणियाँ ठीक नहीं होती वह व्यक्ति किसी भी संदेश या निर्देश को उचित रूप नहीं सुन पाता है, जिससे कि उसके कार्य व शिक्षण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। छात्र को निर्देशों, संदेशों तथा कहानियों के निहित भाव व उद्देश्यों को सुनकर समझने के लिए उसमें श्रवण कौशल उच्च होना चाहिए। मौखिक भाषा का पहला कौशल है श्रवण कौशल। किसी भी प्रकार से दिए जा रहे ज्ञान, भाव और विषय को भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि भाषा तथा भाव को समझने में श्रवण तथा इसके कौशल का कितना महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों छात्रों के विकास नाटक शिक्षण द्वारा कई प्रकार के भावों तथा विचारों ज्ञानवर्धक बिंदु को समझाया जाता है, जिससे उनका सर्वोत्तम विकास किया जा सके। बालकों को अच्छा श्रोता बनाना श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। सुनने में शिष्टाचार का पालन, महत्वपूर्ण भावों तत्वों को समझना श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं। कहानी शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। कहानी का शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए। कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ ना पढ़ाई जाए और इसका अर्थ तथा भाव ना समझाया जाए तो इनके भाव निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाए तो इससे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। यही कहानी शिक्षण की विशेषता है। कहानी शिक्षण से लाभ बताइए। ज्ञान को सरल व रोचक रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने में कौशल को विकसित करना, छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, ये हो जाती है। छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना, छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना, छात्रों में विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो, छात्रों में सामाजिकता की भावनाओं को विकसित करना, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, छात्रों को संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों में देश, जाति तथा धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना, छात्रों का चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। उच्चारण शुद्धता को समझाइए। उच्चारण का किसी भी भाषा के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यात्व बात यह है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। इससे जैसा बोला जाता है उसे वैसा ही लिखा भी जाता है, अर्थात अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ भी बदल सकता है, जैसे और को और, पक्का को पका, वही वही, कुल कूल, सर वाद बाद। इसके साथ ही उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है। किसी भी बात के कहने के तरीके मात्र से उसमें निहित भाव बहुत हद तक व्यक्त हो जाता है। जैसे कल तुम्हें बाहर जाना है, कल तुम्हें बाहर जाना है। यहाँ पहला वाक्य संदेशात्मक है तथा दूसरा प्रश्नवाचक है। शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताएं। उच्चारण शिक्षण हेतु सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। उच्चारण को परिशुद्ध करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा निम्न उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिभोगियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ऋण से ऋषि, पिछड़ी शाह और शरीफे वाला शाह ज्ञावर्णों से बने शब्दों के
शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए, ध्वनि के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। और क्योंकि संशोधन ये चीज़ हो जाती है कि जैसे कोई चीज़ गलत हो गई तो ये नहीं, बीच में जब कोई चीज़ समझाई जा रही है तो उसको समझें, उसके बाद में लास्ट में उसका करें, है ना, जो भी अशुद्धि हो गई है। आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार करने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाए। ढा और डा में उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान किससे बना है? जा और हलंत प्लस या, तो ज्ञान, क्योंकि ये आधा है। और उसके बाद फिर क्षमा, का प्लस शा। ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दीजिए, या ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश यहाँ पे हो जाते हैं। अध्यापकों को प्रारंभ में बालकों से वर्ण लिखाना चाहिए जो खड़ी शैली में लिखे गए हों तथा जो सीखने में सरल हो, जैसे ता, का, मा, पा आदि। समान आकृति वाले लिपि रूपों में अंतर करना सिखाना चाहिए। चित्र पठन के रूप में कार्ड वाले चित्र 2 या 3 वर्ण वाले तथा बिना मात्राओं वालों से परिचित कराना, यथा जल, कलम, घर आदि। 3 वर्ण व 1 मात्रा का पढ़ना व लिखना सिखाने के बाद उनसे बनने वाले सार्थक शब्दों का पढ़ना लिखना सिखाए जाएं, यथा मामा, काका, नाना, नाम आदि ये हो जाते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किन्हीं 2 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ये पढ़ते चले आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो समझ लेते हैं विराम चिन्ह के महत्व को समझाए। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना, अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर इसके गलत प्रयोग से बात का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, यानी रोको मत यानी कि रोको मत यानी ना रोको, जो जा रहा है उसे जाने दो, रोकने का निषेध किया गया है। और रोको यानी रोक लो, जो है उसको रोक लो, उसको मत जाने दो, उसको ना जाने दो, उसको रोक लो, ना जाने दो। तो यहाँ पे ये कहा गया, यानी देखिए एक आपके जो आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है उससे कितना फर्क पड़ गया है ना। तो इस तरह से हो जाता है। पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए, ये आज की सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए। पूर्ण विराम इस तरह का होता है ना, जब कोई वाक्य, जैसे हमने कहा हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं और हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने पूर्ण विराम लगा दिया। और अल्प विराम किसको कहते हैं? जैसे हम 2 साथ में नाम ले रहे हैं, राम श्याम, तो राम कहने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा, हल्की सी सांस लेना, राम श्याम, तो उसके बाद आप ये अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहरना और पूर्ण विराम से आधा ठहरना, यानी आधा मान ले इसको 1/2 है ना, आधा मान ले तो वो हो जाता है आपका अर्ध विराम। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठहरना वो अर्ध विराम, जहाँ पे हल्की सी सांस लेना अल्प विराम, जहाँ पर आपने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया वहाँ पे पूर्ण विराम, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, है ना। जहाँ पे आप हर्ष, शोक, अरे ऐसा क्या हो गया, यानी आपने आप दुखी होके, दुखी भाव से शोक, है ना, अरे वाह कितने अच्छे नंबर लेके आए हो आप, अरे वाह आपको जॉब मिल गई, बड़ी खुशी की बात है, अरे वाह, यानी खुशी आपने जाहिर की, तो इस तरह का हो जाता है। तो ये इन सब सारे चिन्हों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका विराम चिन्ह आए, मतलब चिन्ह आएंगे, आते जरूर हैं आपके एग्जाम में। और जैसे आपका हो जाता है, जैसे आपने लिखा उत्तर प्रदेश, अब आपने इसको किस रूप में लिखा? जैसे उत्तर प्रदेश, तो जो ये आपका गोल बना हुआ है, गोला बना हुआ है ना, ये कौन सा चिन्ह है? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं हमें ये कौन सा चिन्ह है। तो चलते हैं पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए, इसको देख लेते हैं।
पूर्ण विराम का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर किया जाता है। यथा सोहना विद्यालय जाती है। अब देखिए, सोहना विद्यालय जाती है तो मतलब पूरा सेंटेंस कह लिया, मतलब पूर्ण विराम लगा दिया। हमें विश्वास है कि भारत आगे बढ़ता ही रहेगा, सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने इस चिन्ह का यूज कर लिया। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यथा आपने बताया नहीं कि मैं क्या करूं, यानी कोई भी आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।